नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा 9 राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी आई है। केंद्र सरकार ने कहा विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को अब तक करीब 3,000 टन ऑक्सीजन पहुंचाई। डाक विभाग और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोविड के आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कोविड टीके और दवाइयों की समान और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत। खेलों में नौकायन में अर्जुन और अरविंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। पहलवान सुमित मलिक ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की और इन राज्यों में कोविड की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और टीकाकरण से संबंधित स्थिति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 9 राज्यों और जिलों में कोविड संक्रमण में तेजी के बाद गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहां 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं। और जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहां पर की केस लोड ज्यादा है वो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। अपर सचिव ने कहा कि देश में अब तक 16 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 21 लाख से अधिक को पहली और 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। पीपल एजेड 18 to 44 ईयर्स जो कि अभी रिसेंटली खोला गया, ऑलरेडी 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। सुश्री आहूजा ने कहा कि स्वीकृत 162 संयंत्रों में 71 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी संयंत्र इस वर्ष जून के अंत तक स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में कुल 1,594 संयंत्र लगाए जाएंगे। विदेशों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा देते हुए सुश्री आहूजा ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी और विशेषज्ञों के समूह दैनिक आधार पर विभिन्न देशों से प्राप्त सहायता की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त चिकित्सा उपकरणों का देश के विभिन्न भागों में वरीयता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 11,000 से अधिक चिकित्सा उपकरण देश भर में पहले ही भेजे जा चुके हैं। अपर सचिव दम्मू रवि ने इस संकट की घड़ी में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विदेशों के प्रयासों की सराहना की है। कोविड को वैश्विक संकट करार देते हुए उन्होंने सामूहिक कार्यवाही और रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हवाई अड्डों पर चिकित्सा उपकरणों की कोई भी खेप लंबित नहीं है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्तरों पर दिशा निर्देश कितने प्रभावी तरीके से लागू होते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कल 3,31,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1,76,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 81.95% है। देश में कल 4,14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,14,00,000 से अधिक हो गई है। कल 3,915 मरीजों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है। 36,45,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि कल 18,26,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना शुरू की है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज इस महीने की 16 तारीख तक रेमडेसिविर की वितरण के लिए पूर्ण आवंटन योजना के स्थान पर संशोधित विस्तारित आपूर्ति योजना जारी की। श्री गौड़ा ने कहा कि इस आवंटन योजना से देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे कोविड रोगियों का इसकी खरीद में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति योजना के तहत दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफी वृद्धि होगी। रेलवे देश भर के लिए विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत कार्य में जुटा हुआ है। सरकार ने आज कहा कि रेलवे ने अब तक देश भर में विभिन्न राज्यों में 2,960 टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 47 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में 18 टैंकर 260 टन से अधिक ऑक्सीजन के साथ रास्ते में हैं, जिनके महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने की संभावना है। रेलवे ने 4,700 से अधिक बिस्तरों की क्षमता सहित कोविड देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों को 298 रेलवे आइसोलेशन कोच सौंपे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने आइसोलेशन इकाइयों के रूप में काम करने के लिए अब तक लगभग 70,000 बिस्तरों के साथ 4,400 से अधिक आइसोलेशन कोचों का एक बेड़ा उपलब्ध कराया है। मंत्रालय ने कहा है कि आइसोलेशन कोच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी तैनात किए जाएंगे। वायुसेना और नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनर और चिकित्सा उपकरण पहुंचाकर मौजूदा कोविड स्थिति से निपटने में प्रशासन की मदद के प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना के C-17 विमान से इस उद्देश्य से देश में अब तक 400 उड़ानें भरी गई हैं। इनमें से 351 उड़ानों से कुल 4,904 टन क्षमता के 252 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए हैं। वायुसेना के विमान ने 1,233 टन के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की। इसके अलावा C-17 और IL-76 विमानों को इजरायल और सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर लाने का काम सौंपा गया। नौसेना ने भी INS तलवार, कोलकाता, ऐरावत, कोच्चि, तबार, त्रिकंद, जलाश्व और शार्दुल को मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कंसंट्रेटर और अन्य उपकरण लाने के काम में लगाया गया है। आने वाले दिनों में INS तरकश, शार्दुल और जलाश्व के माध्यम से दोहा, कुवैत और ब्रुनेई से ऑक्सीजन कंटेनर और अन्य चिकित्सा सामग्री लाने की योजना बनाई गई है। विदेशों से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को लगातार चिकित्सा उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डेनमार्क से 53 वेंटिलेटर और जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्रों की दूसरी खेप आज भारत पहुंची। मंत्रालय ने चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन देशों को धन्यवाद दिया है। सरकार ने कहा है कि कोविड से संबंधित सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से आज एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की।
डाक विभाग कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान विदेशों से आने वाले कोविड से संबंधित आपातकालीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उपकरण और दवाइयों की खेप को आगे भेजने और वितरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। जो उपभोक्ता विदेशों से आने वाले कोविड संबंधी चिकित्सा आपूर्ति की शिपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपनी खेप का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी और डिलीवरी पता ईमेल adgim2@indiapost.gov.in या dop.covid19@gmail.com पर भेज सकते हैं। उपभोक्ता नोडल अधिकारियों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी विवरण भेजे जा सकते हैं। नोडल अधिकारी अरविंद कुमार का मोबाइल नंबर 9868378497 और पुनीत कुमार का 9536623331 है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भाभा परमाणु केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग कोविड संबंधी उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान कर महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कोविड के दौरान विभाग द्वारा जन कल्याण के लिए की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोबाल्ट स्रोत का उपयोग कर पीपीई किट को संक्रमण मुक्त करके पुनः उपयोग में लेने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने आरटी-पीसीआर जांच के लिए अभिकर्मकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसके अलावा चिकित्सा अपशिष्ट के निपटारे के लिए भी तकनीक विकसित की है। डॉक्टर सिंह को बताया गया कि सभी टाटा मेमोरियल अस्पतालों में कोविड संक्रमित कैंसर रोगियों के लिए 25% यानी लगभग 600 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड से निपटने के लिए की गई क्लिनिकल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल परिसर में डीआरडीओ द्वारा स्थापित उच्च प्रभाव वाले ऑक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से 2.4 टन से लेकर 2.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 200 बिस्तर बढ़ाए गए हैं, जिसमें से 22 आईसीयू बेड हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने ये एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है, उन्हें घर से ही काम करना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा 9 राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी आई है। केंद्र सरकार ने कहा विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को अब तक करीब 3,000 टन ऑक्सीजन पहुंचाई। डाक विभाग और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोविड के आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कोविड टीके और दवाइयों की समान और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत। और खेलों में नौकायन में अर्जुन और अरविंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। पहलवान सुमित मलिक ने भी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों की सुविधाओं के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन करने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य सरकार ने एक विशेष बाल टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे बेड, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बेड आदि की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बारे में बाल रोग विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। इसके अलावा टोपे ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य ने 150 से अधिक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन चिकित्सा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के आदेश दिए हैं, जो आने वाले दिनों में शुरू होंगे। जबकि अब तक लगभग 38 पीएसए प्लांट्स को चालू किया गया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आज पुणे में प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया ताकि रोगियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने कल कहा था कि यदि पुणे में कोविड मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार को लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। गोवा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस महीने रविवार से 15 दिन का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू 23 मई तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। केरल में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य भर में कल से 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेंगे। कल से राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय आवश्यक सेवा के अंतर्गत जो नहीं आते हैं बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल 20 लोगों को ही अनुमति होगी। दिल्ली सरकार ने अपने अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों और निजी अस्पतालों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इनमें कोविड बिस्तरों की स्थिति के बारे में समय पर ताजा जानकारी मुहैया कराएं। अस्पतालों को अपने यहां बिस्तरों की उपलब्धता और दाखिल रोगियों की संख्या के बारे में जितनी बार संभव हो ताजा जानकारी देने को कहा गया है, लेकिन ये अंतराल 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी ने कोविड रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। एसजीपीसी अमृतसर में श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्र लगा रही है, जो 1 सप्ताह में काम करना शुरू कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इससे राज्य की चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग पूरी होगी। ये संयंत्र पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट होगी। 1 किलोलीटर तरल ऑक्सीजन से 111 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इस योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों में पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए चिकित्सा ऑक्सीजन के वर्तमान आवंटन की समीक्षा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आज उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन चिकित्सा ऑक्सीजन की दैनिक खपत बीते 24 घंटों में बढ़कर 470 मीट्रिक टन हो गई है, जबकि आवंटन 308 मीट्रिक टन है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए प्रतिदिन कम से कम 550 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग की। कर्नाटक सरकार ने सोमवार से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। राज्य में दिन प्रतिदिन कोविड से मरने वालों की संख्या को देखते हुए कड़े उपाय किए गए हैं। गुजरात में अस्पतालों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए राज्य के सभी विधायक अपने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से न्यूनतम 50 लाख रुपए आवंटित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात सरकार ने ये संकल्प कोविड नियंत्रण कोर समिति की बैठक में लिया। गुजरात सरकार के अनुसार प्रत्येक विधायक को अपने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से अस्पतालों को चिकित्सा साधन खरीदने के लिए रकम देनी होगी। इसकी वजह से सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र और म्यूनिसिपालिटी द्वारा संचालित अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी। विधायकों को अपने क्षेत्र के अस्पतालों के लिए यह रकम देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार विधायक प्रॉफिट नहीं के आधार पर चलने वाले चैरिटेबल अस्पतालों को भी चिकित्सा साधनों की खरीद के लिए यह रकम दे सकते हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आह्वान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है। सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं।
कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा AFMS के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर ही रहकर ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। आयुष मंत्रालय देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के ठोस उपायों के तहत अपनी प्रमाणित बहुऔषधीय आयुर्वेदिक दवाओं आयुष 64 और सिद्ध दवा काबासुरा कुदीनीर को वितरित करने के लिए आज बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। इन दवाओं की प्रभावशीलता कई नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से साबित हो चुकी है। बहु हितधारक अभियान ये सुनिश्चित करेगा कि दवाएं पारदर्शी और कुशल तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे। सेवा भारती इस अभियान में मुख्य सहयोगी है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे नुकसान हो सकता है। कल उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसको सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि सेंट्रल विस्टा यानी संसद भवन की पुनर्निर्माण योजना पर पार्टी का प्रलाप विचित्र और बेतुका है। श्री पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार ने लगभग इसकी दोगुनी राशि टीकाकरण के लिए आवंटित की है। उन्होंने कहा कि केवल इस वर्ष के लिए स्वास्थ्य बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार को अपनी प्राथमिकताएं अच्छी तरह पता हैं। श्री पुरी ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक नए संसद भवन की आवश्यकता के बारे में लिखा था और 2012 में लोकसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा और अब वे ही लोग उसी परियोजना का विरोध कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल ऐप को देखते हुए PIB ने ये स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया के फर्जी मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग दिए गए लिंक के जरिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वैक्सीन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने में उदारता से भारत की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीन और दवाओं की समान और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा ट्रिप्स के तहत अस्थायी छूट की मांग पर ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने आज कहा कि भारत की ऋण साख BBB- अगले 2 वर्ष के लिए मौजूदा स्तर पर ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में देश की वृद्धि दर में हल्की तेजी आएगी, जिससे सरकारी ऋण की रेटिंग को समर्थन मिलेगा। ग्लोबल रेटिंग्स डायरेक्टर ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी गंभीर लहर से भारत की अर्थव्यवस्था पर छोटी अवधि के लिए कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 257 अंक बढ़कर 49,206 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 98 अंक ऊपर 14,823 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में 25 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 51 पैसे दर्ज हुई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $67.71 प्रति बैरल के करीब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्रियों को बधाई दी है।
पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगसामी और तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आज शपथ ली। केरल में इस महीने की 20 तारीख को नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की संभावना है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के बाद कल ये निर्णय लिया गया। इस महीने की 17 तारीख को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की बैठक होगी। इसमें नए मंत्रियों को विभागों के आवंटन के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के 4 सदस्यों के दल ने आज सुबह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने कोलकाता के राजभवन में 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। गृह मंत्रालय में अपर सचिव गोविंद मोहन के नेतृत्व में ये दल कल कोलकाता पहुंचा तथा राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से मुलाकात की। दल ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया और लोगों से मुलाकात की जहां विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हिंसा हुई थी। ये दल दौरे के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के संबंध में पुलिस और राज्य के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा चुनाव के बाद दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों सहित हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 5 मई से 2 दिन के दौरे पर हैं। आयोग ने घटनाओं पर संज्ञान लेकर मामलों की छानबीन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इससे पहले आयोग के दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। निर्णय लिया गया कि सभी शिकायतों पर एक जिलेवार संकलन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पत्रकारिता जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पत्रकारिता में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वयोवृद्ध उर्दू समीक्षक, लेखक और कवि प्रोफेसर शमीम हनफी का नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े प्रोफेसर एमेरिट्स रहे शमीम हनफी उर्दू साहित्य में आधुनिकतावादी आंदोलन के समर्थक रहे। उन्होंने अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम का अनुवाद भी किया। केरल जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में करीब 30 लाख नए जल कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। केरल सरकार ने आज जल जीवन मिशन योजना और उसके कार्यान्वयन के बारे में अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। केरल में 67 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से करीब 21 लाख से अधिक परिवारों को नल के जरिए जलापूर्ति की जाती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। नौकायन में आज भारत ने एक और ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह ने ये कोटा पुरुषों के डबल स्कल्स स्पर्धा में एशिया ओशियानिया कॉन्टिनेंटल रिगाटा प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर किया। कुश्ती में पहलवान सुमित मलिक ने सोफिया में विश्व ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पुरुष 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। सुमित ने वेनेजुएला के डेनियल डियाज को 5-0 से हराया। खिताबी मुकाबले में उनका सामना रूस के सरगई कोजिरेव से होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के नेतृत्व में चयन समिति ने 20 खिलाड़ियों की टीम चुनी है। इसमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स को मौका मिला है। टीम में रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी ने चोट के बाद वापसी की है, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को टीम में जगह नहीं मिली है। भारत और न्यूजीलैंड 18 जून को पहली बार हो रही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होंगे। सिद्धार्थ सिंह, आकाशवाणी समाचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा 9 राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी आई है। केंद्र सरकार ने कहा विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को अब तक करीब 3000 टन ऑक्सीजन पहुंचाई। डाक विभाग और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोविड के आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कोविड टीके और दवाइयों की समान और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत। खेलों में नौकायन में अर्जुन और अरविंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया।
पहलवान सुमित मलिक ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।